बुक्स फॉर एवर में खुश आमदीद नावल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी ये 52 एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मावा को अपने पैरों से जान निकलती महसूस हुई। सबूत तक पहुंचने का यह मौका भी उसके हाथों से निकल गया था, या कम से कम उसे ऐसा ही लग रहा था। मुझे तुमसे बात करनी है, ये बेकार चीज़ तुम फिर किसी वक्त भी पढ़ सकती हो, जन्नत बेगम ने नखवत से कहा था। आप किसी और वक्त भी बात कर सकती हैं, मावा ने सरस से खत उनके हाथ से चपटते हुए कहा था। और ये कोई तरीका नहीं किसी के कमरे में आने का। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, मुझे तौर तरीके सिखाने की कोशिश ना करो। ऐसी बातें उन्हें ज़ेब देती हैं जिन्होंने खुद किसी असूल की पासदारी की हो। जन्नत बेगम का अंदाज अभी भी साबका था। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि मुझे अनजान ना समझो। बेशक मैं हरम की शादी के सिलसिले में मसरूफ़ हूँ, लेकिन आँख और कान खुले हैं मेरे। और तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरी हवेली में तुम अपनी मनमानियाँ करती फिरोगी और मुझे कानों कान खबर ना होगी? अच्छा होगा आप जो कहना चाहती है ज़रा वाज़े अल्फाज में कहिए। अगली बार तुम मुझे तस्नीम के आसपास भी नजर आई तो नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी, जन्नत बेगम ने धमकी अमेज़ लहजे में कहा था। ओह, मावा इस्तज़ाइया सी। सबूत उसके हाथ में था, भला मसलहत इख्तियार करने की ज़रूरत भी क्या थी? तो आप तक खबर पहुंच ही गई। चले अच्छी बात है, अब आप ज़रा तैयारी कर लें, क्योंकि आपके खिलाफ सबूत मुझे मिल ही चुका है। हरम की शादी ख़त्म होते ही मैं पुलिस से रब्ता करने वाली हूँ। जन्नत बेगम बुरी तरह चौंकी। अच्छा ज़रा मैं भी तो देखूं, ऐसा कौन सा सबूत फराहम कर दिया तस्नीम ने कि तुम मुझे धमका रही हो? इससे कबल के मावा कोई जवाब देती दरवाजे पर ज़ोरदार दस्तक हुई थी। उन दोनों ने बैक वक्त दरवाजे की तरफ देखा था। अम्मा आप यहाँ हैं? मुस्तकीम ने अंदर झांका था। उनके पीछे मंसूर, शबी और जलाल भी थे। हमने आपको सारी हवेली में ढूंढ लिया और आप यहाँ बैठी हैं। बारात आने वाली है अम्मा। जन्नत बेगम ने हाथ उठाकर बेटे को बोलने से रोक दिया। मुझे ज़रा इस लड़की की बकवास सुन लेने दो जो मुस्तकिल मुझ पर उंगली उठा रही है, और मेरी औलाद में कोई एक भी ऐसा नहीं जो इसकी ज़बान रोक सके। जन्नत बेगम बुरी तरह तुलमलाई हुई थी। जुमला अफराद अपनी अपनी जगह चौंके थे। आखिर बात क्या अम्मा? इसी से पूछो। ठीक है, मैं ही लोगों को हकीकत बता देती हूँ, मावा ने गहरी सांस भरते हुए कहा। आप सब लोग जानते हैं कि मेरे बाबा का कत्ल हुआ था। मुस्तकीम चचा, मैंने आपसे झूठ बोला था कि मैं यहाँ महज आप लोगों से मिलने आई हूँ। मैं दरअसल यहाँ अपने बाबा के कातिल की तलाश में आई थी। बल्कि कातिल की तलाश कहना गलत होगा, कातिल का नाम तो मैं पहले से जानती थी। मैं तो पहले यहाँ सबूत लेने आई थी और वो मुझे मिल चुका है, जो ये साबित करता है कि मेरा शक दुरुस्त था। जन्नत बेगम ही मेरे बाबा की कातिल हैं। उन सब के दिमाग गोया भग से उड़ गए थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? शबी बुरी तरह घबराया था। मैं बकवास नहीं कर रही, यही हकीकत है, मावा ने इत्मीनान से कहा था। इस दौरान वो हत्तुल मकदूर जलाल की तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। अब अगर तुमने एक भी लफ्ज़ और कहा तो मैं तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। वो घबराता हुआ उसकी तरफ लपका था। अगर मुस्तकीम और मंसूर भट्टी ने उसे पकड़ कर ना रोका होता तो अब तक यकीनन वो 2-3 थप्पड़ तो मावा को जड़ ही चुका होता। मेरी बातों पर इस तरह से रिएक्ट करके तुम लोग खुद को सच्चा और मुझे झूठा साबित नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मेरे पास सबूत मौजूद है। अच्छा ज़रा हम भी तो देखें वो सबूत, मुस्तकीम भट्टी ने जैसे अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा था। उन्हें इस वक्त मावा को हवेली में ठहराने पर अज़द अफसोस हो रहा था। ज़रूर, क्यों नहीं? मावा ने बगैर किसी तामुल के वो खत उनकी तरफ बढ़ा दिया था। लेकिन याद रहे इसकी एक कॉपी मैं ऑलरेडी आईजी पुलिस को भिजवा चुकी हूँ। उसने हवा में तीर चलाया था, वो भी महज इसलिए ताकि इस खत को उन लोगों के हाथों ज़ाया होने से बचाया जा सके। मुस्तकीम भट्टी ने उसके हाथ से खत लिया और माथे पर तेवरियाँ डाले उसे पढ़ना शुरू किया। सब अजहद तजस्सुस भरी नज़रों से उन्हें देख रहे थे। सिवाय मावा के सबके चेहरों पर परेशानी थी। वो तो कमाल खूबी से अपने तासुरात छुपाए हुए थे। क्या लिखा मुस्तकीम? जो ही मुस्तकीम भट्टी ने नज़रें उठाई, जन्नत बेगम ने बेचैनी से पूछा था। वो खशमगी निगाहों से मावा को घूरते रहे। खत तेज़ी से उनके हाथ से शबी, फिर जलाल और आखिर में मंसूर भट्टी के हाथ में मुंतकिल हुआ था। शबी का तो बस न चलता था मावा की गर्दन ही तोड़ डाले। आपको कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं अम्मा, मुस्तकीम भट्टी ने कहा था। बिल्कुल भी जाना, आप बाहर चलें, इस लड़की से हम खुद निपट लेंगे। शबी ने खूनख्वार लहजे में कहा था। ये वक्त मुनासिब नहीं है, हरम की रुखसती का इंतज़ार करना चाहिए हमें, जलाल ने आहिस्ती से कहा था। जलाल बिल्कुल ठीक कह रहा है, मुस्तकीम भट्टी ने कहा था। चलिए अम्मा बारात पहुंच गई होगी। मावा हैरान थी। उन सब का रद्द अमल मावा की तवक्कुआत के बरक्स था।
तुमसे तो मैं बाद में निपटते। तुम किसी पर उंगली उठाने से पहले कम से कम होमवर्क ज़रूर मुकम्मल कर लेना चाहिए, शबी ने ख़त मावा के चेहरे की तरफ उछालते हुए नफरत से कहा था। फिर वो सब जन्नत बेगम को लिए बाहर निकल गए। मावा एक भी पल ज़ाया किए बगैर ख़त की तरफ लपकी थी। समीना, जब तक तुम्हें ये ख़त मिलेगा मैं बहुत दूर जा चुका हूँगा। मैंने फ़ैसला किया मुझे अब इस ज़िंदगी से राब्ता ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बड़ी खुदगर्जी का मुर्तकिब हो रहा हूँ, लेकिन ये मेरी मजबूरी है और तुम मेरी इस मजबूरी से वाकिफ़ हो। मुझसे अभी इल्ज़ामात और तानों से भरी ज़िंदगी नहीं गुजारी जाती, इसलिए मैं खुद अपने हाथों से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर रहा हूँ। मैं हराम मौत को गले लगा रहा हूँ, वो भी सिर्फ इस उम्मीद पर कि अल्लाह अपने बंदों की कोताहियों को माफ़ कर सकता है, इंसान नहीं। मुझे इस गुनाह की सज़ा दी जा रही थी जो मैंने किया ही नहीं, और बगैर गलती की सज़ा भुगतना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। जन्नत बीबी के ताने अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुके हैं। क्या ही अच्छा होता कि वो औरत मुझे जहर दे देती, ना कि अपने तानों से मेरी ज़िंदगी अजाब बनाती। अपना और माँ बाप का ख्याल रखना, और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तुम्हें इस मसाइब भरी ज़िंदगी का मुकाबला करने के लिए तनहा छोड़कर जाने का बोझ हमेशा मेरी रूह पर रहेगा। फ़कत रजब, मावा के हाथ में वो कागज़ का टुकड़ा फड़फड़ा रहा था। वो गुमसुम थी, जैसे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सदमा सहने के बाद कोई भी इंसान सकता है, बेयकीन, बेदम, बेखुद और मायूस। इन्हीं हक्का बक्का फ़िज़ान की शक्ल देख रही थी। आप क्या कह रहे हैं? उसने हैरानी से निकलने की कोशिश करते हुए पूछा था। वो बेचारी तो किसी काम से बाहर निकली थी। गेट पर फ़िज़ान से भीड़ हो गई, और फ़िज़ान इतने गुस्से में थे कि वलीद का कारनामा उस तक पहुँचाने में एक पल भी ज़ाया नहीं किया। ये तुम मुझसे ना पूछो, जाकर अपने भाई से पूछो कि उसने ये घटिया बकवास किस बुनियाद पर की है। फ़िज़ान बुरी तरह खार खाए हुए थे। मैंने उसे सेंसिबल समझता था, लेकिन वो, और तुम्हें कितनी बार मना किया था मैंने कि अपनी फ़जूल हरकतों से बाज आ जाओ, लेकिन तुम। फ़जूल हरकतें? कौन सी फ़जूल हरकतें? इनिया की रगों में जैसे शरारे से दौड़ने लगे थे। आपसे पसंदीदगी का इजहार कर देने का ये मतलब तो हरगिज़ नहीं कि आप मेरी फीलिंग्स को इस तरह के अल्फाज दें। मैं मानती हूँ कि वलीद ने गलत किया, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा कसूर तुम्हारा ही है। फ़िज़ान का गुस्सा किसी तौर कम ना हो रहा था। ना तुम भाग भाग कर अनैक्सी की तरफ आती, ना वलीद को बात बनाने का मौका मिलता। मैं भाग भाग कर सिर्फ इसलिए आती थी क्योंकि मुझे आपकी परवाह थी। आपको मेरा आना इतना बुरा लगता था तो मना कर दिया होता। उसने भी दो बदू कहा था। तुम और तुम्हारा भाई दोनों पागल हो। पता नहीं मैं तुम लोगों के दरमियान किस तरह फंस गया। फ़िज़ान जैसे गुस्से से पागल हुए जा रहे थे। हाँ, हैं हम पागल, लेकिन शुक्र है आपकी तरह खुदगर्ज नहीं है, जिन्हें सिर्फ अपनी नेक नामी और कारोबार की फ़िक्र है। इन्या ने तौहीन से सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ कहा था। आप अपने कारोबार की फ़िक्र में हलकान ना हो। डैडी की गलतफहमी मैं दूर कर दूंगी। आपको किसी किस्म का नुकसान बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। और वलीद, मेरी वजह से आपको जो परेशानी बर्दाश्त करना पड़ी, मैं उसके लिए माजरत चाहती हूँ। और उसने लहजा भर को तवक्कुफ़ किया। और मावा ठीक कहती थी, आपसे मोहब्बत करने से बेहतर था मैं किसी पत्थर से सर फोड़ लेती। मुझे अफसोस है मैंने एक पत्थर को चुना, और ये अफसोस मुझे सारी ज़िंदगी रहेगा। अब तो मुझे इस बात पर भी हैरानी नहीं है कि आप अब तक तन्हा क्यों हैं। जिन्हें दूसरों की फीलिंग्स की कदर करने की आदत ना हो, वो सारी ज़िंदगी तन्हा ही रहते हैं। आप इस काबिल ही नहीं थे कि कोई आपकी ज़िंदगी का साथी बनता। इनिया ने गम और गुस्से के साथ कहा और वापसी के लिए पलट गए। उसने एक बार भी पलटकर फ़िज़ान के तासुरात देखने की जहमत गवारा नहीं की थी। हाँ, ये अलग बात थी कि मरकज़ी दरवाजे तक पहुँचते उसकी आंखों के कटोरे आंसुओं से लबालब भर चुके थे। उस रात दानियाल हसन की वापसी रात गई हुई थी। इनिया उनके इंतज़ार में जाने कब से बैठी थी। डैडी, मुझे आपसे बात करनी है, वो फ़ौरन अपनी जगह से उठते हुए बोली थी। दानियाल हसन जल्दी में थे और संजीदा दिखाई देते थे। इनिया की बात सुनकर उन्होंने पल भर के लिए उसकी तरफ देखा था। मैं बहुत थका हुआ हूँ, अभी कोई बात नहीं हो सकती। जो बात करनी है सुबह करना। डैडी, इनिया ने मिन्नत भरे लहजे में कहा था। उसे ये समझने में ज़रा भी वक्त नहीं लगा था कि फ़िज़ान की बातें दुरुस्त हैं। वलीद ने ज़रूर उनके कान भरे थे। डैडी, मैं अभी बात करना चाहती हूँ, प्लीज़। मैं थका हुआ हूँ इनिया, अभी कोई बात नहीं हो सकती, दानियाल हसन ने सख्त लहजे में कहा था। आपके पास वलीद की बातें सुनने और उन पर यकीन करने के लिए वक्त है, सिर्फ मेरे लिए वक्त नहीं है। उसके लहजे में ऐसा कुछ ज़रूर था कि दानियाल हसन ठटक कर उसका चेहरा देखने लगे थे। कहो, क्या कहना चाहती हो? उन्होंने सर्द मोहरी से कहा था। डैडी, यूँ खड़े होकर बात करना ज़रूरी है, क्या हम बैठकर बात नहीं कर सकते? तुम्हें जो कहना है यही कहो, मैं ज़्यादा देर नहीं रुक सकता। वली ने आपसे क्या कहा है, मैं यही जानना चाहती हूँ, इनिया ने किसी कदर बददिल होते हुए कहा था। और ये भी कि आपको उसकी बात पर कितना भरोसा है? तुम्हें किसने बताया कि वली ने मुझसे कुछ कहा है? डैडी, वली झूठ बोल रहा है। इनिया ने उनके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से कहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। दानियाल हसन का गुस्सा झाग की तरह बैठने लगा। उनकी सारी सख्त मिजाजी एक तरफ, लेकिन बेटी की आंखों में आंसू बर्दाश्त करना मुश्किल था। आपको उसकी बातों पर यकीन करने से पहले कम से कम एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था कि मैं इतनी नाकाबिले भरोसा हूँ। डैडी, उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरना शुरू हो गए थे। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है इनिया, उनका लहजा अभी भी सख्त था।
उनका लहजा अभी भी सख्त था। वलीद की बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, इस बात का अंदाज़ा लगाना तो यूँ भी मुश्किल नहीं है कि तुम तक खबर पहुँच गई है। डैडी, इनिया ने रोहानसी होते हुए अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा, लेकिन दानियाल हसन ने हाथ उठाकर फ़ौरन से रोक दिया। मुझे इस मौजू पर मज़ीद कोई बात नहीं करनी। बेहतर होगा तुम अब इस बारे में कोई बात ना करो। वलीद की बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, मैं इसका खुद पता लगा लूँगा, दानियाल हसन ने सर्द मोहरी से कहा और तेज़ कदमों से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। इनिया जो ये समझ रही थी बाप को कायल कर लेगी, अपना सब मुँह लेकर रह गई थी। दानियाल, बेहतर होगा तुम एक बार फिजान की बात सुन लो, वो इस वजह से बहुत परेशान है, तौकीर साहब ने फ़ोन पर कहा था। मैं खुद को उसकी बात सुनने पर आमादा नहीं कर पा रहा। तौकीर, मेरे एतमाद को जो ठेस पहुंचाई है उसने दिल चाहता है अब तो उसकी शक्ल भी ना देखूं। दानियाल हसन ने नाराज़ी से कहा था। यार फिजान ऐसा लड़का नहीं है, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? वलीद ने झूठ बोला है, वो अपनी बहन के बारे में ऐसी घटिया बात क्यों करेगा? तुम एक बार इनिया को एतमाद में लेकर बात करो। मुमकिन है वो वाकई फ़िज़ान के लिए कोई फीलिंग्स रखती हो, और अगर ऐसी बात हुई तो फ़िज़ान से उसकी शादी में कोई बुराई भी नहीं है। फ़िज़ान अच्छा लड़का है। पागल तो नहीं हो गए हो? मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता। क्यों, इसमें आखिर बुराई क्या है? मैंने कहा ना, फ़िज़ान अच्छा लड़का है, इनिया को खुश रखेगा। जहाँ तक वलीद की बातों की सच्चाई का ताल्लुक है, तुम इसे एतमाद में लेकर बात करो। मुझे यकीन है उसे कुछ गलत फहमी हुई है, लेकिन इससे भी पहले तुम इनिया से पूछो। कैसी बातें करते हो तौकीर? भला मैं बेटी से ऐसी बातें कैसे कर सकता हूँ? फ्रैंकनेस अपनी जगह, लेकिन बाप बेटी में कोई लिहाज भी होता है। हो सकता है इत्फाक ना करूँ, लेकिन मेरा मानना इस लिहाज को ख़त्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम सरवत भाभी से कहो कि इनिया से पूछे। तौकीर साहब ने एक और राह दिखाई। दानियाल हसन तब से रह गए। इस सारे सिलसिले में सरवत का ख्याल उन्हें एक बार भी नहीं आया था। तौकीर, वो मैं, इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल कर पाते, बाहर से किसी गैर मामूली खटके की आवाज़ सुनाई दी थी। दानियाल हसन चौंक कर मुतवज्जे हुए। तौकीर, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। उन्होंने फ़ोन बंद किया और बाहर की जानिब लपके थे। हेलो। वलीद ने इनिया को लाउंज में बैठे देखा तो वहीं चला आया। इनिया ने उसकी आमद का कोई ख़ास नोटिस नहीं लिया था। वलीद पर एक खामोश नज़र डालने के बाद वो दोबारा अखबार की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। वलीद उसके साथ बैठ गया। थोड़ी देर वो इनिया के हाथ में पकड़े अखबार पर नज़रें दौड़ाता रहा, फिर उसने अखबार छीन लिया। अखबार वापस करो वलीद। उसका अंदाज़ बेहद सर्द महर था। क्यों? वलीद ने उसके मूड पर ध्यान दिए बिना कहा था। क्योंकि मुझे ऐसी बदतमीज़ियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है। इनिया ने एकदम उसके हाथ से अखबार चिपटते हुए घर आकर कहा था। अरे, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? वलीद ने हैरानी से पूछा था। जैसे तुम तो नहीं जानते। वलीद ने कंधे उचका दिए। क्या बकवास की है तुमने डैडी से? भाई, किस बारे में बात कर रही हो? इतने अनजान मत बनो वलीद, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं। इनिया का गुस्से से बुरा हाल था। मेरे और फिजान के बारे में तुमने डैडी से क्या कहा है? तुम ये बताओ, क्या मैंने कुछ गलत कहा? वलीद ने टांग पर टांग रखते हुए मज़े से पूछा था। तुम किस कदर घटिया इंसान हो वलीद, अपनी सगी बहन के बारे में इतनी फजूल बातें करते हुए तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? लो और सुनो, एक तो मैं तुम्हारी मदद की, ऊपर से तुम मुझे ही बातें सुना रही हो। वलीद ने नाराज़ी से कहा था। ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाकर तुमने क्या मामला मदद की है मेरी? इनिया ने ताज्जुब से पूछा था। तुम्हारा और फिजान भाई का मामला डैडी तक पहुंचा दिया, क्या ये कम है? उसने इत्मीनान से कहा था। वरना तुम तो कभी ये ना कह कर सकती। तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुमने एक ज़रा सी बात को इंतहाई फजूल अंदाज और अल्फाज में डैडी तक पहुँचाकर मुझे उनकी नज़रों से गिरा दिया। अपने इम्प्रेशन की बड़ी फिक्र है तुम्हें। ये बात मेरे मामले में सोची होती तो ऐसी नौबत ही ना आती। क्या मतलब? मतलब साफ है, मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे मामलात से दूर रहो, वरना नताइज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। लेकिन तुमने मेरी बात को कोई अहमियत ही नहीं दी और मम्मी को मेरी एक्टिविटीज़ के बारे में बता दिया। अब जब तुमने अच्छी बहन होने का सबूत दिया तो मुझे भी तो खुद को अच्छा भाई साबित करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही था। इसीलिए मैंने तुम्हारे और फिजान भाई के बारे में डैडी को बता दिया। मैंने मम्मी को तुम्हारे बारे में इसलिए बताया था क्योंकि मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। इनिया ने सदमे की कैफियत में कहा था। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है? वली ने कमीनगी की हद कर दी थी। लेकिन तुमने झूठ बोला है। इनिया तड़की। हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं, वो मकारी से ऐसा था। झूठ बोलना मेरी मजबूरी थी, इसीलिए मैंने बहुत सी बातें अपनी तरफ से ऐड करके डैडी को बता दी। तुम्हारे और फिजान भाई के किस्से में खूब मिर्च मसाला लगाना पड़ा मुझे। यार, दरअसल मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं तो मम्मी को इतनी मुश्किलों से मुतमईन करूँ और तुम इतनी आसानी से छूट जाओ। तो तुमने ये सब मुझसे बदला लेने के लिए किया? बिल्कुल। वलीद ने एक लफ्ज़ में बात ख़त्म की थी, लेकिन उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि लाउंज के दरवाजे में खड़े दानियाल हसन उन दोनों की बातें सुन रहे होंगे। तुमने झूठ बोला था। दानियाल हसन की गुस्से और सदमे से चूर आवाज़ ने जहाँ उन दोनों को चौंकाया था, वहीं वलीद को बौखलाहट में भी मुब्तला कर दिया था। वो हड़बड़ा कर पलटा था।
डैडी वो मैं उसने कहना चाहा, लेकिन उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत उसके झूठ का पर्दाफाश करने के लिए काफ़ी थी। दानियाल हसन ने उसकी बात पूरी होने से कबल ही एक ज़ोरदार थप्पड़ उसे खींच मारा था। तुम घटिया इंसान! प्लीज़ डैडी मेरी बात सुनिए, वलीद ने अपना बचाव करने की कोशिश करते हुए कहना चाहा, लेकिन दानियाल हसन ने एक के बाद एक उसे कहीं थप्पड़ रसीद किए थे। उनका बस न चलता था उसे कत्ल ही कर डाले। बात सुनो, वो भी तुम्हारी। पहले ही तुम्हारी बात सुनकर मैंने नुकसान उठाया, अपनी बेटी के किरदार पर शक किया, फिजान जैसे शरीफुल नफ्स शख्स पर शक किया। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। डैडी प्लीज़ वलीद को छोड़ दें। इनिया रोते हुए उन्हें रोकने की कोशिश करने लगी। तुम दूर रहो वन्नो, मैं इसका हश्र बुरा कर दूंगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाए। वो गुस्से से बेहाल वलीद को बुरी तरह पीट रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे। इनिया ने दोबारा उनको नहीं रोका था। डैडी प्लीज़, वलीद मर जाएगा, वो मर जाएगा। मर जाने दो, इसका मर जाना ही ठीक है। दानियाल हसन ने उसे पीछे धकेलते हुए कहा था। जाहिर है मेरे मरने से आपको कोई फ़र्क भी तो नहीं पड़ेगा। महावलीद ने उनका खुद को पीटता हाथ पकड़ लिया था। तुम्हें मैं कत्ल कर दूंगा वलीद, आप कर सकते हैं। वलीद ने उनका हाथ झटकते हुए कहा था। उसका आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा बेहद सुर्ख हो रहा था और उसके होंठ से खून भी बह रहा था। दानियाल हसन ने उसे बहुत बुरी तरह पीटा था। बल्कि अच्छा होगा आप मुझे कत्ल कर ही दें, और सिर्फ मुझे ही नहीं, अपने दोनों बच्चों को भी, जिन्हें अपनी ज़ात से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और उन औलाद के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? दानियाल हसन बुरी तरह घबराए थे। अपनी गलतियों पर पर्दा डालने के लिए तुमने बहन पर इल्ज़ाम लगा और अब आंखें भी दिखा रहे हो। हाँ तो मैं क्यों ना करता ये। आपने और मम्मी ने भी तो अपनी कोताहियों पर पर्दा डालने के लिए हम लोगों को नज़रअंदाज किया। वलीद एकदम हलक के बल चलाया था। दानियाल हसन जैसे एकदम ही खामोश हो गए थे। लाउंज में सन्नाटा सा फैल गया था। वहाँ 3 अफराद मौजूद थे, लेकिन जैसे कोई भी नहीं था। तुम पूछ रही थी ना इनिया, मैं सिगरेट क्यों पीता हूँ? मैं तुम्हें बताऊँ, मुझे सुकून मिलता है। कम से कम नशा आवर सिगरेट पीकर मुझे ये ख्याल नहीं आता कि मेरे माँ बाप में हर वक्त नाचाकी क्यों रहती है। जब सबके माँ बाप हंसी खुशी ज़िंदगी बसर कर सकते हैं तो हमारे क्यों नहीं? हमारे बाप को सिर्फ अपनी परवाह क्यों है? और जब उन्हें हमारी परवाह नहीं है तो हम उनकी इज्जत की परवाह क्यों करें? वलीद, दानियाल हसन ने सदमे से कहा। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि वलीद उनसे इतना बदगुमान होगा। बस करे डैडी, मुझे अब आपकी कोई बात नहीं सुननी। अब जब सब आपको पता चल ही चुका है तो मैं भी कुछ छुपाना नहीं चाहता। मैं सिगरेट पीता हूँ, ड्रग्स भी लेता हूँ, लेकिन इस पर मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। ये मेरी ज़िंदगी, मैं इसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। अगर आप और मम्मी हमारे लिए अपने इख्तलाफात ख़त्म नहीं कर सकते तो मुझसे भी उम्मीद ना रखिए कि मैं आप लोगों के लिए कुछ करूँगा। वो बाहर की तरफ जाते हुए रुका था। सॉरी इनिया, तुमसे मैं सचमुच शर्मिंदा हूँ, लेकिन मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम फैज़ान भाई को पसंद करती हो। मेरा मशवरा मानो, तुम भी वो करो जिससे तुम्हारा दिल खुश हो। मम्मी डैडी के लिए अपने दिल की खुशी से दस्तबरदार होने की ज़रूरत नहीं है। रुको वलीद, तुम कहाँ जा रहे हो? इनिया ने उसके मशवरे को नज़रअंदाज करते हुए तेज़ी से कहा था, मगर वलीद तेज़ी से बाहर निकल गया था। वलीद को रोकिए डैडी, इतनी रात को कहाँ जाएगा वो? उसने दानियाल हसन से कहा, लेकिन वो अभी तक उसकी बातों के असर से ही ना निकल सके थे। चंद मिनट बाद चौंक कर सरहद से बाहर की जानिब लपके, लेकिन इतनी देर में वलीद जा चुका था। सुबह का वक्त था। धूप मीठी मीठी सी थी और मौसम बेहद खुशगवार। आज आसमान पर बादलों के टुकड़े उड़ते फिर रहे थे। हवा भी तरोताज़ा थी। मावा एक कोने में नस्ब लकड़ी के बेंच पर बैठी हुई थी। लिबास मलक जाता और खुले हुए सीधे बाल कंधों पर दोनों तरफ आगे आ रुके थे। वो बड़ी देर से वहाँ बैठी थी। ऐसा लगता था जैसे उसे दूसरा कोई काम ही ना हो। वो कभी सर झुकाकर अपने घास पर रखे पैरों को देखने लगती और कभी सर उठाकर आसमान को देखने लगती। उसका जहन जैसे हर सोच से खाली हो चुका था। दूसरी जानिब हवेली के दरो दीवार पर भी सन्नाटा छाया हुआ था। मावा का मोबाइल फ़ोन बजने लगा। उसने नापसंदीदगी से उस बिप को सुना। वो उस वक्त किसी की मदाखलत नहीं चाहती थी। उसने बेजारी से फ़ोन उठाकर कान से लगा लिया। मावा। दूसरी तरफ समीना थी और उनकी आवाज़ में बेकरारी थी। जी मम्मी, वो खत झूठा है मावा। जन्नत बेगम की साजिश है ये। तुम उस औरत को नहीं जानती, वो बहुत शातिर है। हो ना हो वो खत उसने तुम्हें मिसगाइड करने के लिए खुद तैयार करवाया होगा। समीना की आवाज़ में आंसुओं की अमेजिश थी। मावा बेजार हुई। मम्मी प्लीज़ इस तरह की बातें मत करें। जन्नत बेगम लाख शातिर दिमाग ही सही, लेकिन वो ख़त उन्होंने तैयार नहीं करवाया। मैं बाबा की राइटिंग पहचानती हूँ, लेकिन मावा फॉर गॉड सेक मम्मी एक की बात पर इसरार करना बंद कर दे। उसने मज़ीद बेजारी से कहा था। मैं कल लाहौर वापस चली जाऊँगी और जो भी पहली फ़्लाइट मिलेगी उससे डुबलन आ जाऊँगी। बहुत रह लिया पाकिस्तान में। उसकी आवाज़ में मायूसी ही मायूसी थी। नहीं ऐसा मत करो मावा, इस तरह हिम्मत हार कर वापस ना आओ। तुम्हें अभी वहाँ ही रुकना चाहिए। मुझे यकीन है तुम्हें उस औरत के खिलाफ कोई ना कोई सबूत ज़रूर मिल जाएगा। फैज़ान मामा को बता दीजिएगा मैं वापस आ रही हूँ। वो हवेली आने की जहमत ना करें। उसने समीना की बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा था। तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात?
एकदम समीना हलक के बल चीखी थी। मैं इस बार आपकी बात सुनना नहीं चाहती, आपकी बातें सुन सुन कर ही इतनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी है मुझे। मावा ने भी तेज़ लहजे में कहा था, अगर तुम्हारे बाबा ने खुदकुशी की होती तो जन्नत बेगम ने मेरे सामने उन्हें कत्ल करने का एतराफ़ क्यों किया था? एक बार ये भी तो सोचो। समीना बाकायदा रोने लगी थी। मावा चिढ़कर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस बात पर लहजा भर के लिए उलझ सी गई। फिर उसने अपना सर झटक कर हर बेजारकुन ख्याल से पीछा छुड़वाना चाहा। मैं फ़ोन बंद कर रही हूँ मम्मी, मुझे अभी पैकिंग भी करनी है। मावा मावा मेरी बात सुनो। लेकिन मावा ने उनकी बात सुने बगैर फ़ोन ना सिर्फ बंद कर दिया बल्कि स्विच ऑफ ही कर दिया था। इस पर मायूसी सी तारी थी, लेकिन उसका जहन एक बार फिर उलझ गया था। उसी उलझन से पीछा छुड़वाने के लिए वो उठ खड़ी हुई। उठते साथ ही उसकी नज़र दूर बरामदे के सतून के करीब खड़े जलाल पर पड़ी थी। वो भी उसी तरफ देख रहा था और उसके अंदाज से लगता था काफ़ी देर से खड़ा है। मावा उसे अपनी तरफ देखता पाकर खफीफ सी हो गई थी। जलाल चंद हमें उसकी तरफ देखता रहा, फिर मुखालिफ सिमत में मुड़ गया। मावा जज्बुत सी हो गई। तभी उसने अपने पीछे तस्नीम की आवाज़ सुनी थी, मावा बीबी आप मेरे साथ चलें। वो अजलत में थी। क्या बात है तस्नीम, आप मेरे साथ आइए बीबी, आपको एक बात बतानी है। तस्नीम मैं अभी नहीं आ सकती, मुझे पैकिंग करनी है। आप कहीं जा रही हैं? हाँ मैं कल वापस जा रही हूँ, लेकिन सबूत? अब किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है, मावा ने कहा। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। ठीक है बीबी, लेकिन आप आखिरी बार मेरे साथ आइए। बाबा आज बातें कर रहे हैं, वो बार बार आपका पूछ रहे थे। यकीनन वो आपको कुछ बताना चाहते, इसलिए मैंने आपसे कह रही हूँ एक बार मेरे साथ आइए। अभी बहुत सुबह है, किसी को पता भी नहीं चलेगा, उसने इसरार से कहा था। तस्नीम मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर अभी मुझे पैकिंग भी करनी है। फुर्सत मिलेगी तो तुम्हारे बाबा से मिलने आऊँगी, उसने टालते हुए कहा था। लेकिन मावा बीबी, तस्नीम ने कहना चाहा, मगर मावा उसे नज़रअंदाज करती अंदर की तरफ बढ़ गई थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।